जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हमने प्रारंभ की है श्रृंखला संस्कृत शिक्षणम की। जो लोग संस्कृत को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि किसी अन्य भाषा को भी अगर आप नहीं जानते हैं, मतलब भाषा में आपका बिल्कुल भी पकड़ नहीं है, तो भी आप संस्कृत सीख सकते हैं उन लोगों के लिए। अथवा जो लोग संस्कृत जानते हैं किंचित किंचित, अथवा जो लोग भाषा में भी पकड़ रखते हैं, उन लोगों के लिए भी यह उपयोगी रहेगी। सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 चरण को बताया जाता है भाषा विज्ञान में। और इसके अलावा अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत पढ़ने के लिए भी यही 4 चरण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला जो चरण है वह है श्रवण के माध्यम से। आप लोग कर्मकांड इत्यादि आपने देखा होगा, करवाया होगा, तो वहाँ जो आपके पंडित जी हैं वो संस्कृत में ही मंत्र बोलते हैं, तो आप उनके मंत्रों को कभी ध्यान दें, सुने, समझें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मान लीजिए यह कोई उन्होंने मंत्र बोला, श्लोक बोला, जो आपको समझ में नहीं आया, पर कुछ तो समझ में आएगा कि कृष्णम वंदे, है ना, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, ऐसे जगद्गुरु कृष्ण की वो वंदना कर रहे हैं। तो जब आप उन शब्दों पर ध्यान देंगे, सुनेंगे, तो आपको संस्कृत थोड़ी थोड़ी दिमाग में आएगी कि हाँ ऐसे संस्कृत में शब्द होते हैं, कि वंदे नामक कोई शब्द होगा संस्कृत में, कृष्णम नामक कोई शब्द है ना, जगद्गुरुम नामक कोई शब्द है संस्कृत में। तो हमें शब्दों को पकड़ना है कि संस्कृत में इस प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, अब नॉलेज शब्द ले लीजिए एक, तो नॉलेज को आप कैसे लिखेंगे, KNOWLEDGE। पर अब कोई और जो अंग्रेजी विषय का जानकार ना हो तो वह एन से प्रारंभ कर देगा स्पेलिंग। तो ऐसी स्थितियाँ ना बने, इसलिए संस्कृत के शब्दों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो संस्कृत को शब्दों का ज्ञान कब होगा, जब आप श्रवण करेंगे। और भी कई माध्यम हैं, जैसे हम भी अपने चैनल पर संस्कृत की कई कथाएं अपलोड करते रहते हैं, और मैं आगे भी करता रहूँगा। और मैं अभी तक कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, इनकी एक प्लेलिस्ट भी बनानी है, तो इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। उन्हीं कथाओं को बार बार सुनेंगे तो भी कथाएँ तो याद होंगी, नीति कथाएँ हैं, सब अच्छी कथाएँ हैं, और शब्द भी आपको पता चलेंगे कि संस्कृत में शब्द इस प्रकार से होते हैं। तो श्रवण से यह लाभ होता है, भाषा को अगर आप सुनेंगे तो यह लाभ होता है भाषा के श्रवण से। फिर दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण चरण होता है वह है उच्चारण का। जब आप किसी शब्द को सुनेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कृष्णम, मैंने कृष्णम शब्द ही क्यों यूज किया, क्योंकि थोड़ा उससे आप लोगों का भी लाभ है। कृष्णम शब्द से, हम कृष्णम शब्द को अगर देखें, ठीक, अब यह कृष्णम शब्द है, सामान्य अगर कोई व्यक्ति होगा तो कहेगा कृष्णम, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर कृष्णम कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उच्चारण आपने अभी तक कोई पुण्य नहीं किया, वह मैं बस सिर्फ व्याकरण के नियम के अनुसार बता रहा हूँ कि ये थोड़ा गलत है कृष्णम। अगर कोई और अच्छा व्यक्ति होगा तो कृष्णम भी कर सकता है ना, और कोई और सुंदर व्यक्ति होगा तो वह कृष्णम भी कर सकता है। और कुछ जो प्रकृष्ट हो चुके हैं इस विषय के, तो वह कृष्णम भी कर सकते हैं, है ना। दरअसल बात यह है कि उच्चारण बहुत अधिक ध्यान देने योग्य बात होती है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जो है वह अद्वितीय है, उसकी कोई मार नहीं है। हम कहेंगे कृष्णम तो कृष्णम ही लिखाएगा, आप कहें स्वजन और स्वजन, दोनों में अंतर है। जब मैं व्याकरण आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि स्वजन और स्वजन में क्या अंतर है, सकल और शकल में क्या अंतर है ना, सकृत और शकृत में क्या अंतर है। तो जो अंतर आ जाएं, वन और वन में क्या अंतर है, तो यह जो अंतर आएंगे, फ में क्या अंतर है, बहुत सारे लोग ज और जा में क्या अंतर है। आप हिंदी में भी गलती कर देते हैं बहुत सारे लोग, हम बोलते हैं फ, ये जो फ शब्द है ना यह, और इसका जो एक और फारसी वाला फ है फ, वो फारसी वाले फ का प्रयोग नहीं करना है आपके लिए, जो नीचे बिंदी वाला बना होता है फ, है ना। पढ़ा मैं संस्कृत रहा था, आ गया मैं हिंदी पर। और ऐसे ही और भी शब्द मिलेंगे, एक ज शब्द है, ज, वो ज भी नहीं करना है, ज शब्द है हमारा हिंदी का। ऐसे और भी कई शब्द मिल जाएंगे, आप वर्ण मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे। तो कृष्णम शब्द जो है उसमें मूर्धन्य षकार है और णकार है।
अब उनका उच्चारण वही कर पाएगा जो अच्छा जानकार हो, तो इसलिए उच्चारण की भी महती भूमिका है। इसी प्रकार से स्वजन और स्वजन का भी अंतर है। जो हम स्वजन कहते हैं इसका अर्थ है कुत्ता, कुत्ते का परिवार, और यह स्वजन जो आप जानते ही हैं, इस स्वजन का अर्थ है हमारा परिवार। तो हम अगर स्वजन कह दें तो क्या हो जाएगा, कुत्ता का परिवार, है ना, कुत्ते के जन। और स्वजन मतलब खुद के जन, स्वयं के, जो हमारे परिवार के हैं। तो सिर्फ इस शा से और इस सा से अंतर आ रहा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए उच्चारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उच्चारण के बाद हमारा अगला प्रयोग जो है वह है बोलना। फिर हम उसको बोलना प्रारंभ कर सकते हैं। किंचित किंचित बोलना प्रारंभ करिए। जब आप शनै शनै बोलते रहेंगे तो आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, है ना, क्योंकि अभ्यासात् धार्यते विद्या, अभ्यास से ही विद्या प्राप्त होती है। जब आप बाण चलाएंगे तभी तो लक्ष्य भेद पाएंगे, जब बाण ही नहीं चलाएंगे तो लक्ष्य कहाँ से भेदा जाएगा। तो पहले धनुष पकड़ना, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाइए, सीखिए, मतलब श्रवण करना सीखिए। फिर धनुष की प्रत्यंचा कितनी खींचनी है, मतलब उच्चारण कैसा करना है, फिर वह सीखिए। फिर बाण को रखना सीखिए, वह होता है बोलना। ठीक है, तो जब बाण को रखना सीखेंगे फिर पठन के माध्यम से आप उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर जब वो लक्ष्य पर लगता है कि नहीं लगता, वो अलग विषय है। लक्ष्य पर कब लगेगा, जब आपको व्याकरण और लेखन दोनों आने लगेगा, तो लक्ष्य पर भी लग जाएगा। तो एक धनुष के माध्यम से ये संस्कृत का परिचय आप समझ गए होंगे। तो बोलना आवश्यक है। जब आप संस्कृत को श्रवण करने लगें, शब्दों को जानने लगें, तो फिर उनका उच्चारण भी और उनका बोलना भी चाहिए उनको। धीरे धीरे शब्द लाइए। बहुत सारे शब्द हम अन्य भाषाओं के प्रयोग में ला रहे हैं, उनके स्थान पर संस्कृत के शब्द लाइए, है ना। कई शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो अन्य भाषाओं के हैं पर हिंदी में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आप हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग करिए। फिर हमारा जो अगला चरण है वह है पठन। पठन का तात्पर्य है कि अब आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो संस्कृत के ही ग्रंथ पढ़ना। हमें संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत के ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब आप संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेंगे तो कौन कौन से ग्रंथ पढ़ें, यह भी एक विषय हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा पंचतंत्र को, अथवा हितोपदेश को, अथवा एक ग्रंथ है रचनानुवाद कौमुदी, जो आप एक प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी भी होती है, एक शायद उसकी लघु रचनानुवाद, ऐसी कुछ छोटी रचनानुवाद कौमुदी भी होती है, जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, हाँ। और एक प्रारंभिक अनुवाद चंद्रिका है, एक अनुवाद चंद्रिका है, एक प्रौढ़ अनुवाद चंद्रिका है। इन जो ग्रंथ हैं इनको पढ़ लीजिए, और एक शॉर्ट के माध्यम से भी मैं इसको बता दूंगा कि कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसके अलावा नीति शतक है ना, गीता है हमारी, और भी कई ग्रंथ हैं जो अगर आप पढ़ना चाहें, सरल ग्रंथ हैं। सरल ग्रंथों के नाम बताए मैंने, ये पढ़ने योग्य विषय हैं। इनसे आपको थोड़ा अभ्यास भी होगा संस्कृत का, जानकारी भी होगी। और भी ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ जो आप जानते हों, आपकी दृष्टि में हों छोटे ग्रंथ, उनको पढ़िए। तो उससे क्या होगा, संस्कृत के शब्दों में और विस्तृत आपका अध्ययन बढ़ेगा। फिर आप नए नए शब्दों को जान पाएंगे, है ना। जैसे अगर हम दें गीता का ही प्रथम श्लोक ले लीजिए, धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्र पहले किसी ने नहीं सुना होगा कि धर्म क्षेत्र। जब वो गीता पढ़ेगा तभी तो उसको धर्म क्षेत्र की जानकारी होगी। तो उससे आपको धर्म की भी जानकारी हो रही है और संस्कृत की भी जानकारी हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत के बिना धर्म को जानना संभव नहीं। तो जब आप गीता जान लेंगे तो फिर धर्म तो जान ही जाएंगे। इसलिए संस्कृत जानना अत्यावश्यक है। तो पठन के लिए छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का आश्रय लीजिए। ऐसे कई ग्रंथ मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो फिर जो कथाएं आपने अभी तक सुनी हैं उन्हीं कथाओं को पढ़िए। मतलब जो चीज़ें आपने अभी तक सुनी वह पढ़िए। और सबसे सुंदर मैं एक उदाहरण देता हूँ। क्लास 6th से लेकर कक्षा 6वीं से षष्ठ से लेकर 10वीं पर्यंतम, 10वीं तक, अथवा 11वीं अथवा 11वीं और 12वीं की अगर पुस्तकें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी क्षितिज नाम की कुछ पुस्तक है शायद संस्कृत की, 11वीं या 12वीं। तो जो NCERT की पुस्तकें हैं, यदि आपके घर में कोई छात्र है, बालक है जो पढ़ता है, बालिका है जो पढ़ती है, तो उसकी उन पुस्तकों को भी आप पढ़ सकते हैं। उन पुस्तकों में जो कहानियाँ हैं उन शब्दों को पढ़िए, संस्कृत के शब्दों को। तो उन पठन से भी बहुत लाभ होगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप 6th से लेकर जो 10th तक की संस्कृत है उसको पढ़ लें अच्छे से, तो फिर आप अच्छे विद्वान बन सकते हैं, है ना। तो उनको अवश्य पढ़िए। तो सबसे, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो पढ़िए। और अगर
मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है तो भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक NCERT ऐप है, आप उस पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, 5-6 MB का है, अब बढ़ गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पुस्तकें खोलिए, संस्कृत में जाइए, संस्कृत की पुस्तक उठाइए, छठी से प्रारंभ करिए, छठी से ही प्रारंभ होती है संस्कृत वैसे तो, यहाँ NCERT में है, और अन्य स्कूलों में 5वीं से प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो जहाँ 5वीं से हो रही हो, 5वीं चौथी ऐसे वहाँ पर भी हो जाती है। और उस पुस्तक को उठाइए, बढ़िया पढ़िए, प्रथम अध्याय उसमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी, सा तौते तम तौतान इत्यादियों का, तो आपको और नई चीज़ जानकारी मिलेगी। और उसमें एक अच्छी चीज़ भी है कि वहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और यदि आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो हम एक और उपाय दे देते हैं। दीक्षा नामक एक पुस्तक आती है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ मैं भी अध्ययनरत हूँ, तो उसी के मुख्यालय से प्रकाशित है यह पुस्तक दीक्षा। इसका वाक्य व्यवहार भाग 1, भाग 2 इत्यादि ऐसी कई पुस्तकें हैं। विदुर नीति है इसका, और एक संक्षिप्त रामायण नामक भी पुस्तक प्रकाशित है। तो इन पुस्तकों को भी आप पढ़ सकते हैं। इनसे क्या होगा, तो इनमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रयोग है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो हिंदी जानते होंगे, और हिंदी भी नहीं जानते संस्कृत इंग्लिश को जानते होंगे, तो इंग्लिश का इनमें प्रयोग है प्रचुर। तो इससे प्रचुर प्रयोग से आपको लाभ होगा कि आप और संस्कृत पठन पाठन समझ पाएंगे। फिर अंतिम जो उद्देश्य है वह है लेखन। पर इस लेखन से पूर्व एक और चीज़ है, वह है व्याकरण। अब व्याकरण का महत्व क्या है ना, बहुत महत्व है व्याकरण। अभी मैंने जो आपको बताया था, कृष्णम 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 इत्यादि जो आपको प्रयोग बताए थे, स्वजन अथवा स्वजन बताए थे, सकल शकल बताया था, सकृत शकृत बताया था, है ना, सकृत शकृत बताया था, ये सब जो प्रयोग बताए थे ये सब व्याकरण के ही हैं। तो जब आप व्याकरण जान पाएंगे तभी तो आप जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है और उसने कह दिया हम प्रस्तोष्यामि, है ना, अब आप सोचेंगे ये तोष्यामी में जो शा है वो कौन सा वाला शा है ना। अब यह सोचने वाली बात हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति ना बन पाए। तिष्ठति, उसने कहा तिष्ठति। मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो कह रहा तिष्ठति। अब तिष्ठति भी तो क्रिया है, भले ही उसने सा को जो मूर्धन्य षकार था उसको सकार कर दिया, पर तिष्ठति भी तो एक क्रिया हो गई। ऐसी तिष्ठति को लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए व्याकरण ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा भी कई विभक्ति ज्ञान, जैसे बिना के योग में कौन सी विभक्ति होगी, अंतरण के योग में कौन सी होगी, और अन्य अन्य जो बताए जाते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यादि योग में कौन सी विभक्ति होगी, है ना, अभितः परितः समया निकषा इत्यादि के योग में कौन सी विभक्ति होगी, ये सब चीज़ जानने योग्य जो है वो व्याकरण से आपको पता चलेंगी। तो अगर आप 3 चरण सीख लें जो हमने प्रथम बताए थे, उनसे भी आप संस्कृत अच्छी तरीके से समझ जा सकते हैं। फिर जो अंतिम 4th चरण मैं मानता हूँ मेरी दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से नहीं है ये, व्याकरण। तो व्याकरण जान लेंगे तो आप लगभग 90% चीज़ें समझ पाएंगे, फिर लेखन के माध्यम से 100% तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो लेखन कौन अंतिम विषय है इसका। जब आप इन सब चीज़ों पर अध्ययन पा लेंगे उसके बाद लेखन पर आएंगे। यहाँ संस्कृत समाप्त नहीं होती है, संस्कृत में अभी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है ना। ऐसी कई चीज़ें हैं जब आप जो संस्कृत छात्र के लिए आवश्यक हैं, आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप एक इच्छुक हैं सीखने के लिए हैं, है ना, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वह आपके लिए भी हानिकारक है, और वह उतना आपके योग्य भी नहीं है, क्योंकि फिर आप हाई लेवल का समझेंगे तो कहेंगे कि ये तो हमें नहीं पता था संस्कृत इतनी बुरी भाषा है। तो वह जिसके योग्य है, जिसके लिए बनाई गई है, उसको ही ठीक रहेगी। आप लोग इतना ही पढ़िए, और पढ़ना चाहते हैं तो सब हमारे जो वीडियोज़ हम अपलोड करते ही रहते हैं, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको कितना पढ़ना है, मैं नहीं चाहता कि आप संस्कृत के प्रति और अलग व्यवहार करने लगें, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है वह इस शब्द को एक ही बार देख पाएगा कि यह अ लिखा है, अ मतलब अ। पर यदि संस्कृत छात्र इसको देखेगा तो वो कहेगा यहाँ 18 बोध हो रहे हैं। ठीक है, तो यह दृष्टि बदल जाएगी। यहाँ 18 कैसे आ रहे हैं, अलग विषय है, लंबा चौड़ा विषय है, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको संस्कृत सामान्य ही पढ़िए, विस्तृत पढ़नी है तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।